हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तैयारी भी आप लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग बातें करेंगे एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में, जो कि कक्षा 10 का टॉपिक है, जिसको हिंदी में अम्ल, क्षार तथा लवण के नाम से जानते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग पूरा इसको कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे वन शॉट में कि अम्ल, क्षार तथा लवण क्या है, अम्ल के रासायनिक गुणधर्म क्या है, अम्ल को कैसे पहचानेंगे, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल क्या है। तो जितने भी सारे टॉपिक हैं, सारे टॉपिक को आज हम इस लेक्चर में कवर कर लेंगे। और वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और आपको एकदम बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बातें करें अम्ल, क्षार तथा लवण की, तो यहाँ पे एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए, सभी रासायनिक यौगिकों को उनके विशिष्ट गुणधर्मों के आधार पर इन मुख्य भागों में विभाजित किया है। ठीक है, इनके कोई भी रासायनिक यौगिक को उनके विशिष्ट गुणधर्मों के आधार पर इनको जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है। जिसमें पहला भाग है प्यारे बच्चों अम्ल, जिसको हम लोग एसिड कहते हैं। दूसरा भाग है क्षार, जिसको हम लोग बेस कहते हैं। तीसरा भाग है प्यारे बच्चों लवण, जिसको हम लोग साल्ट कहते हैं। तो इसको जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है, अम्ल, क्षार तथा लवण। तो सबसे पहले हम लोग बातें कर लेंगे अम्ल क्या है, फिर उसके बाद बात करेंगे क्षार क्या है, फिर उसके बाद बात करेंगे लवण क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अम्ल को जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, यदि हम अम्ल की सामान्य परिभाषा की बातें करें कि अम्ल होता क्या है, तो हम कहेंगे क्या कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, कि अम्ल क्या होते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं प्यारे बच्चों, खट्टे होते हैं तथा यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। उदाहरण में प्यारे बच्चों, जैसे हमने क्या ले लिया, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ठीक है फिर बच्चों, और यदि हम बातें करें क्षार की सामान्य परिभाषा की, तो क्या बोलेंगे हम लोग क्षार के लिए कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में तीखे तथा कसैले होते हैं तथा यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो अम्ल क्या करता है प्यारे बच्चों, अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल करता है, जबकि क्षार जो है यह लाल लिटमस पेपर को क्या करता है प्यारे बच्चों, नीला करता है। क्या करता है, नीला करता है। ठीक है, तो ये था अम्ल और क्षार का सामान्य परिभाषा। अम्ल जो होगा हमेशा स्वाद में कैसा होगा, खट्टा होगा। ठीक है, और क्षार जो होगा तीखा या कसैला होगा। और क्षार जो क्षार होता है लाल लिटमस पेपर को क्या करता है प्यारे बच्चों, नीला कर देता है, जबकि अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो ये था अम्ल और क्षार की सामान्य परिभाषा। अब हम बातें करें प्यारे बच्चों, तो अम्ल और क्षार की परिभाषा देखें तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए और हर साइंटिस्ट अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए। तो सबसे पहले साइंटिस्ट आए अर्हीनियस। तो हम लोग बातें करते हैं अर्हीनियस के अनुसार। ठीक है, अर्हीनियस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिए। अर्हीनियस ने कहा कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं अम्ल कहलाते हैं। अर्हीनियस ने क्या बोला प्यारे बच्चों, कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं अम्ल कहलाते हैं। क्षार क्या होते हैं प्यारे बच्चों, उन्होंने क्षार के लिए बोला वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करते हैं क्षार कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो OH- आयन प्रदान करेंगे वह क्या कहलाएंगे, वह क्षार कहलाएंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा अर्हीनियस ने क्या कहा। अर्हीनियस ने अम्ल के लिए बोला कि भाई जो जल में घुलकर H+ आयन दे देगा तो वह अम्ल होगा, और जो जल में घुलकर OH- आयन देगा वह क्या होगा प्यारे बच्चों, क्षार होगा। बात करते हैं प्यारे बच्चों ब्रोंस्टेड लॉरी का अम्ल और क्षारक सिद्धांत। ब्रोंस्टेड लॉरी ने क्या बोला, देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम अम्ल की बातें करें तो ब्रोंस्टेड लॉरी ने कहा वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ देने की क्षमता रखते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इन्होंने बोला वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ देने की क्षमता रखते हैं अम्ल कहलाते हैं। क्षार के लिए उन्होंने क्या बोला प्यारे बच्चों, कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं क्षार कहलाते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन किसने दिया, ब्रोंस्टेड लॉरी ने दिया।
उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम है लुईस। क्या नाम है? लुईस। अगर हम लुईस के अनुसार देखें तो लुईस के अनुसार क्या है, लुईस ने अम्ल के लिए बोला कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है अम्ल कहलाता है। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है अम्ल कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों। और क्षार के लिए उन्होंने क्या बोला? क्षार के लिए उन्होंने बोला वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन उन्होंने क्या बोला कि जो वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता रखता है क्षार कहलाता है। ठीक है। अम्ल के लिए उन्होंने क्या बोला कि भैया जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा अम्ल कहलाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और उन्होंने क्या कहा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग करेगा, वह क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। अब हम लोग बातें करेंगे प्यारे बच्चों अम्लों के सामान्य गुण। अम्लों के सामान्य गुण धर्म क्या है? देखिए ये प्यारे बच्चों स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। परंतु सभी अम्लों को चखना नहीं चाहिए। क्यों नहीं चखना चाहिए भैया? क्योंकि ये संक्षारक होने के कारण त्वचा को जला देते हैं। ठीक है। ये संक्षारण होने के कारण त्वचा को क्या कर देते हैं? जला देते हैं। अगला पॉइंट हमारे यहाँ लगभग सभी अम्ल जल में विलय होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? लगभग सभी अम्ल जो होते हैं जल में विलय होते हैं। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। अगर हम अगले पॉइंट की बातें करें, अगला पॉइंट हमारे यहाँ क्या है कि मेथिल ऑरेंज विलयन को गुलाबी कर देते हैं। जो अम्ल होंगे वो मेथिल ऑरेंज विलयन को क्या कर देंगे? गुलाबी कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला है ये धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। ये धातुओं के साथ क्रिया करके क्या देते हैं प्यारे बच्चों? हाइड्रोजन गैस देते हैं। इनका पीएच मान 7 से कम होता है। इनका पीएच मान कितना होता है प्यारे बच्चों? तो इनका पीएच मान 7 से कम होता है। तो ये था कुछ अम्ल के सामान्य गुण। ठीक है। तो आई होप प्यारे बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा अम्ल के सामान्य गुण। तो चलिए अब हम लोग बातें करते हैं आगे। अगर हम आगे बात करें तो अम्ल को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। अम्ल को प्यारे बच्चों हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। पहला प्यारे बच्चों शक्ति के आधार पर। किसके आधार पर? शक्ति के आधार पर अम्ल। दूसरा प्यारे बच्चों अम्ल की मात्रा के अनुसार। ठीक है। पहला प्यारे बच्चों शक्ति के आधार पर, दूसरा अम्ल की मात्रा के अनुसार। अगर हम प्यारे बच्चों शक्ति के अनुसार देखें तो इसमें होता है एक प्रबल अम्ल, दूसरा होता है प्यारे बच्चों दुर्बल अम्ल होता है। अम्ल की मात्रा के अनुसार देखें तो एक सांद्र अम्ल होता है और एक क्या होता है प्यारे बच्चों? तनु अम्ल होता है। तो हम एक एक करके देखेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों प्रबल अम्ल क्या होता है। प्रबल अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, बहुत तेजी से और ज्यादा देते हैं। ठीक है। मतलब कि जो जल में घुलकर H+ आयन जो है बहुत तेजी से दे और ज्यादा मात्रा में दे प्रबल अम्ल कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल HCl, H2SO4, HNO3 माने HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ठीक है प्यारे बच्चों। अब अगर हम बात करें दुर्बल अम्ल की तो दुर्बल अम्ल क्या होता है? देखिए दुर्बल अम्ल की अगर हम बातें करें तो दुर्बल अम्ल जल में पूरी तरह से नहीं घुलते हैं, ये जल में आंशिक रूप से घुलते हैं, तो क्या कहलाएंगे? दुर्बल अम्ल। जैसे एसिटिक अम्ल, H2CO3, H3BO3 ये सब क्या होंगे? ये सब प्यारे बच्चों दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। ठीक है। अब हम बातें करेंगे प्यारे बच्चों कि देखिए प्रबल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल पहचानने की ट्रिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ये चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों कि हाइड्रोजन ज्यादा तो अम्ल कमजोर। यदि आपको हाइड्रोजन ज्यादा दिख जाएगा तो आप बोलोगे ये क्या है? अम्ल जो है कमजोर है। कार्बन ज्यादा तो अम्ल कमजोर। प्यारे बच्चों यदि कार्बन की संख्या अधिक होगी तो अम्ल कमजोर होगा। ऑक्सीजन ज्यादा तो अम्ल मजबूत। प्यारे बच्चों यदि ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा होगी तो हम क्या बोलेंगे कि अम्ल जो है मजबूत है। अम्ल क्या है प्यारे बच्चों? मजबूत है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे एक सवाल हमने लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल अम्ल है। ठीक है। तो इन चारों में सबसे प्रबल अम्ल कौन है प्यारे बच्चों? तो HNO3। बोलोगे क्यों HNO3 है? H2SO4 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कम,
ठीक है। यदि हाइड्रोजन कम रहेगा तो प्रबल होगा, और ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो प्रबल होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, इसलिए H2SO4 कम प्रबल है। तो सबसे ज्यादा प्रबल कौन है? HNO3 है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था ट्रिक, अम्ल माने प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल पहचानने का ट्रिक था। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे पहचानते हैं अम्ल और अम्ल को, यानी कि कौन सा प्रबल अम्ल है, कौन सा दुर्बल अम्ल है। अब हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों अम्ल के मात्रा के अनुसार। ठीक है, यदि हम अम्ल की मात्रा के अनुसार बातें करें तो हमने बात किया था, एक होता है सांद्र अम्ल, एक होता है तनु अम्ल। सांद्र अम्ल की बातें करें प्यारे बच्चों, तो जहां पर अम्ल की मात्रा ज्यादा हो क्या होगा? सांद्र अम्ल कहलाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 70% अम्ल ले लिया है और 30% जल है, तो अम्ल की मात्रा क्या है? ज्यादा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सांद्र अम्ल बोलेंगे। ठीक है, और जहां पर अम्ल की मात्रा क्या हो? कम हो, उसे हम क्या बोलेंगे? तनु अम्ल बोलेंगे। जैसे हमने यहाँ पे 70% जल ले लिया है और 30% क्या लिया है? अम्ल लिया है, तो ये क्या होगा? ये तनु अम्ल कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि सांद्र अम्ल क्या होता है और तनु अम्ल क्या होता है। अब हम बातें करेंगे प्यारे बच्चों, हर पदार्थ में अलग अलग अम्ल पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक तरफ हमने लिया है पदार्थ, दूसरी तरफ लिया है अम्ल। ठीक है प्यारे बच्चों, बात करते हैं प्यारे बच्चों सिरका में। सिरका में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। बात करते हैं नींबू और संतरा, इसमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। इमली में क्या पाया जाता है? इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। सेब में क्या पाया जाता है? मैलिक अम्ल। टमाटर में पाया जाता है प्यारे बच्चों ऑक्जेलिक अम्ल। अमाशय में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चाय में पाया जाता है प्यारे बच्चों टैनिक अम्ल। विटामिन सी में पाया जाता है प्यारे बच्चों एस्कॉर्बिक अम्ल। और लाल चीटी में पाया जाता है प्यारे बच्चों फॉर्मिक अम्ल। तो ये कुछ पदार्थ थे जिसमें अम्ल पाए जाते हैं। तो यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों क्षारकों के सामान्य गुण क्या होते हैं। देखिए, ये स्वाद में कसैले होते हैं, ये सामान्यतः जल में विलय होते हैं प्यारे बच्चों, ये साबुन की तरह चिकने होते हैं। जो क्षार होते हैं यह साबुन की तरह चिकने होते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों अगला पॉइंट है, ये लाल लिटमस पेपर को क्या करते हैं? नीला कर देते हैं। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। यदि हम क्षार को कैटेगराइज करें तो इसमें एक प्रबल क्षार होता है और एक दुर्बल क्षार होता है। एक प्रबल क्षार होता है, दूसरा दुर्बल क्षार होता है। देखिए प्रबल क्षार क्या होता है प्यारे बच्चों? जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देता है, वो भी तेजी से और ज्यादा। मतलब कि यदि तेजी से दे और ज्यादा दे, क्या दे? OH माइनस आयन, तो क्या होगा? प्रबल क्षार होगा। उदाहरण NaOH और KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होगा प्यारे बच्चों? प्रबल क्षार। जो जल में घुलकर बहुत तेजी से OH माइनस आयन देते हैं, तो क्या होंगे? प्रबल क्षार। बात करते हैं प्यारे बच्चों दुर्बल क्षार की। तो दुर्बल क्षार क्या होता है? देखिए दुर्बल क्षार, तो दुर्बल क्षार जल में घुलकर OH माइनस आयन देंगे, क्या क्या देंगे? कम देंगे और धीरे धीरे देंगे। ठीक है, मतलब कि यह जल में जो होता है बहुत धीरे धीरे घुलता भी है, और ये क्या करेगा ना, बहुत कम OH माइनस आयन देंगे। तो उदाहरण होता है इसका CaOH2 और MgOH2। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग बातें करेंगे कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल पहचानने का ट्रिक। प्रबल क्षार तथा दुर्बल क्षार पहचानने का ट्रिक। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए देखते हैं। देखिए प्रबल क्षार को कैसे पहचानेंगे? यदि OH की संख्या क्या होगी? कम होगी, तो उसे हम बोलेंगे प्रबल क्षार। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि OH की संख्या कम होगी तो उसे हम प्रबल क्षार बोलेंगे, और यदि OH की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी, तो प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे? दुर्बल क्षार बोलेंगे। हमेशा याद रखिएगा, यदि OH की संख्या कम तो प्रबल क्षार, यदि OH की संख्या ज्यादा तो दुर्बल क्षार बोलेंगे। अब हम लोग बातें करेंगे प्यारे बच्चों अम्ल तथा क्षार को पहचानने का बेहतरीन ट्रिक सीखेंगे। इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, फिर कभी अम्ल और क्षार को पहचानना नहीं भूलेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पहले अम्ल की पहचान, तो अम्ल की पहचान कैसे करेंगे? तो प्यारे बच्चों देखिए क्या करना है, यदि किसी कंपाउंड के शुरुआत में यदि H लगा हो, क्या लगा हो? H लगा हो, तो अम्ल होगा।
ठीक है, और इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या होते हैं, कुछ अपवाद भी होते हैं। दूसरा, अधातु के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और यदि यदि कंपाउंड में COOH लगा हो तो क्या होगा, अम्ल होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर इस तरीके की कुछ संरचना दिखे तो आप बोलेंगे कि भैया ये क्या है, अम्ल है। ठीक है प्यारे बच्चों, और क्षार को पहचानने की पहचान क्या होता है, यदि किसी कंपाउंड के अंत में OH लगा हो तो क्षार। धातु के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग बातें करते हैं कि अम्ल को कैसे पहचानते हैं। देखिए, अगर हम अम्ल की पहचान की बातें करें तो यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग बातें करते हैं, यदि शुरुआत में क्या लगा हो, हाइड्रोजन लगा हो तो अम्ल होगा। जैसे प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे HCl, HBr, HI, HCiO2, HNO2, H2SO4, तो ये सब क्या है, स्टार्टिंग में आपको देख रहे होंगे कि स्टार्टिंग में हर जगह क्या लगा है, H लगा है। तो यदि स्टार्टिंग में आपको कहीं भी H दिख जाएगा तो क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों कि ये क्या है, अम्ल है। क्या है, अम्ल है। उसके बाद प्यारे बच्चों, अधातु के ऑक्साइड, जितने भी हमारे यहाँ अधातु होंगे, अधातु के साथ यदि ऑक्साइड लगा होगा, जैसे कार्बन क्या है, अधातु है, सल्फर अधातु है, नाइट्रोजन अधातु है, तो इसके साथ ऑक्सीजन लगे हुए हैं, इसके साथ क्या लगे हुए हैं, ऑक्सीजन, तो ये क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चों, ये क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चों, अम्ल कहलाएंगे। और एक चीज ध्यान दीजिए, बात करते हैं क्षार की पहचान कैसे करेंगे प्यारे बच्चों। अगर देखिए, अगर हम क्षार की पहचान करें, क्षार का पहचान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्या देखेंगे, अंत में OH लगा होना चाहिए। अंत में क्या लगा होना चाहिए, OH। देखिए आप जितने भी कंपाउंड देख रहे होंगे लास्ट में क्या है, यदि लास्ट में आपको OH दिख जाएगा तो आप बोलेंगे कि क्या है, क्षार है। आप बोलेंगे क्या है, क्षार है। दूसरा प्यारा बच्चों क्या है, धातु के ऑक्साइड, यदि धातु के ऑक्साइड होंगे, क्या होंगे, धातु के ऑक्साइड, जैसे कॉपर ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड, मतलब कि यदि धातु धातु के साथ यदि ऑक्सीजन लगा होगा तो क्या बोलेंगे उसे हम लोग, ये क्या है भैया, क्षार है। तो ये रहा आपका ट्रिक। तो आई होप प्यारे बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग क्षार को और अम्ल को पहचानते हैं। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों पीएच पैमाना की। ठीक है, तो देखिए सन 1909 में SPL सोरेंस ने पीएच पैमाने के बारे में बताया था। देखिए अम्लों का पीएच मान, तो इस तरीके से एक स्केल होता है, आपको जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा एक स्केल होता है इस तरीके से, और सात सात पे क्या होता है, सात पे ये होता है उदासीन होता है, सात पे क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, सात पे क्या होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। यदि पीएच मान 7 से कम होगा, क्या होगा, 7 से कम, यदि पीएच मान 7 से क्या होगा, कम होगा तो क्या कहलाएगा, अम्ल। और यदि पीएच मान 7 से अधिक होगा तो क्या होगा, क्षार होगा। क्या होगा, क्षार होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लोग बात करते हैं हमारे जीवन में पीएच का महत्व क्या है। जीवन में पीएच का महत्व, सबसे पहले बात करते हैं दांत का खराब होना। दांत का खराब होना, देखिए मुंह का पीएच साधारणतः 5.6 के करीब होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों, 5.6 के करीब होता है। तो खाना खाने के बाद प्यारे बच्चों मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया दांतों में लगे अपशिष्ट भोजन से क्रिया करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, जो कि मुख का पीएच कम कर देती है। अब पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांत के इनेमल की परत नष्ट हो जाती है। समझ में आया प्यारे बच्चों कि जब हम भोजन करते हैं तो दांत में जो भोजन फंसे रहते हैं तो मुख में उपस्थित बैक्टीरिया, जो मुख में बैक्टीरिया होती है वह बैक्टीरिया अपशिष्ट भोजन से क्रिया करती है और अम्ल उत्पन्न करती है, जिससे पीएच मान जो होता है घट जाता है। जो पीएच मान घट जाता है तो दांत का इनेमल का जो परत होता है नष्ट होता है, जिससे दांत भी क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कीटों के डंक से। किससे प्यारे बच्चों, कीटों के डंक से। दूसरा हमारे यहाँ है कीटों के डंक से। देखिए मधुमक्खी, चींटी या मकोड़े जैसे किसी भी कीटाणु का डंक से फॉर्मिक अम्ल स्रावित होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, स्रावित, फॉर्मिक अम्ल जो होता है स्रावित होता है, जिससे हमारी त्वचा में जलन व दर्द होता है। यदि उसी समय किसी क्षार जैसे खाने वाले सोडे को लगाने पर आराम मिलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, बात करते हैं अम्लीय वर्षा, जो कि आपसे बार बार पूछा जाता है कि अम्लीय वर्षा क्या है प्यारे बच्चों। तो देखिए ध्यान से कि अम्लीय वर्षा क्या है।
यह बारिश जिसमें जल का पीएच मान 5.6 से कम हो तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, यदि जिसका पीएच मान 5.6 या 5 से 6 भी कह सकते हैं, 5 या 6 से कम हो तो उसे क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा बोलते हैं। इसमें क्या होती है, फसल नष्ट हो जाती है और इससे आगरा का ताजमहल भी क्या होता है, नष्ट होता है प्यारे बच्चों। तो ये था हमारे यहाँ पीएच का महत्व था। तो अब हम लोग बातें करते हैं प्यारे बच्चों सूचक के बारे में, इंडिकेटर। किसके बारे में प्यारे बच्चों, सूचक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। देखिए, जो किसी पदार्थ की अम्लीयता, क्षारीयता तथा उदासीनता को बता दे उसे सूचक कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए, जो सूचक होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। सूचक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। पहला क्या होता है, प्राकृतिक सूचक। दूसरा संश्लेषित सूचक। तीसरा प्यारे बच्चों गंधीय सूचक। तो अगर हम प्यारे बच्चों बातें करें प्राकृतिक सूचक की, तो प्राकृतिक सूचक में हमारे हल्दी होता है और लिटमस पत्र होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। संश्लेषित सूचक में हमारे मेथिल ऑरेंज होता है, फिनोप्थिलीन होता है। गंधीय सूचक में प्याज होता है और लौंग होते हैं। तो हम लोग एक एक करके बातें करेंगे। सबसे पहले बातें करेंगे प्राकृतिक सूचक की। किसकी बातें करेंगे प्यारे बच्चों, प्राकृतिक सूचक की। तो यदि हम प्राकृतिक सूचक की बातें करें तो प्राकृतिक सूचक क्या होता है, देखिए, अम्लीय विलयन में नीला लिटमस लाल हो जाता है, इसी प्रकार क्षारीय विलयन में लाल लिटमस क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरा हमारे यहाँ होता है प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक। पहला क्या होता है प्राकृतिक सूचक और दूसरा क्या है संश्लेषित सूचक। किस संश्लेषित सूचक क्या होते हैं प्यारे बच्चों, अगर हम संश्लेषित सूचक की बात करें तो इसमें मेथिल ऑरेंज का उदासीन विलयन जो होता है वह यदि उदासीन रहेगा तो उसका रंग नारंगी होता है, जबकि अम्लीय विलयन में गुलाबी तथा क्षारीय विलयन में पीला हो जाता है। देखिए, हमेशा एक ध्यान दीजिएगा, जब हम मेथिल ऑरेंज को अम्लीय विलयन में डालेंगे, किस में डालेंगे, अम्लीय विलयन में डालेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा, तथा क्षारीय विलयन में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, पीला हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसे हम बोलते हैं संश्लेषित सूचक। बात करते हैं गंधीय सूचक। तो प्याज, वेनिला, लौंग का तेल आदि को गंधीय सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बातें करते हैं प्यारे बच्चों अम्लों के रासायनिक गुणधर्म। तो सबसे पहले बातें करते हैं धातु के साथ क्रिया। देखिए, अम्ल प्रायः धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ठीक है प्यारे बच्चों। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाएं कि हमने एक धातु लिया है Mg, इसकी रिएक्शन कराया H2SO4 से, तो बन जाता है MgSO4 और यहाँ से क्या निकल जाता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है प्यारे बच्चों। तो अम्ल जब भी धातु से क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। जैसे यहाँ पे एक अलग धातु लिए हैं, Zl ले लिए हैं, उसकी रिएक्शन कराया इस अम्ल से HCl से, बन गया ZnCl2। बैलेंस करने के लिए हम दो लगाएंगे और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिमूव हो जाएगी। तो जब भी अम्ल धातु के साथ क्रिया करेगा तो क्या देगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। दूसरा रिएक्शन है धातु कार्बोनेटों के साथ क्रिया। तो देखिए, धातु कार्बोनेटों को अम्ल के साथ गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कैसे, ये हमने लिया एक धातु कार्बोनेट जैसे, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने कराया एक अम्ल से HCl से कराया तो बन गया CaCl2 और बाहर क्या निकला, CO2 गैस और क्या निकला, H2O। क्या निकला प्यारे बच्चों, H2O निकल जाता है। तो धातु कार्बोनेटों के साथ जब भी हम अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं धातु ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया। यदि हम धातु के ऑक्साइड के साथ अपक्रिया कराएं तो क्या होता है। यदि हम धातु ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया कराते हैं तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, धातु ऑक्साइडों के साथ अम्ल क्रिया कराने पर लवण तथा जल बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया हम ऑक्साइड, रिएक्शन कराए HCl से एक अम्ल से, तो क्या बना, एक CaCl2 माने कैल्शियम क्लोराइड बना, एक लवण बना। ठीक है, और बाहर क्या निकला प्यारे बच्चों, H2O निकल गया। क्या निकल गया, H2O निकल गया। ठीक है प्यारे बच्चों। बात करते हैं क्षारकों के साथ अपक्रिया, मतलब कि अम्ल का जब हम क्षार के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। देखिए, अम्ल क्षारकों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया एक अम्ल लिया और एक क्षार लिया और यहाँ पे क्या बना, HCl लिया और NaOH लिया तो बना NaCl, एक लवण बना और ये H2O यानी कि जल बना। तो प्यारे बच्चों इस रिएक्शन को हम लोग उदासीन अभिक्रिया भी कहते हैं। आपके बोर्ड की परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि उदासीन अभिक्रिया क्या है,
तो जब भी आपसे पूछे उदासीन रिएक्शन क्या है तो लिख दीजिएगा। जब हम लोग अम्ल और क्षार का रिएक्शन कराते हैं तो लवण और जल बनता है, तो इसे हम उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है प्यारे बच्चों, तो धातु के साथ अभिक्रिया। देखिए एल्युमिनियम तथा जिंक धातुओं की क्षारक से क्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होते हैं। ये भी क्या करता है, धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। जैसे हमने यहाँ लिया एल्युमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बन गया, सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ पे क्या रिलीज हुआ, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। तो जब भी क्षार धातु के साथ क्रिया करेगा तो ये भी प्यारे बच्चों हाइड्रोजन गैस निकालेगा। बात करते हैं प्यारे बच्चों धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया। देखिए धातु के ऑक्साइड के साथ क्षारक विलयन में घुल जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जिंक ऑक्साइड लिया NaOH, तो ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे, अंदर 2ZnO2 बना लेते हैं, बाहर का निकल जाता है H2O। तो धातु ऑक्साइड के साथ जब भी क्रिया होता है तो धातु के ऑक्साइड क्षारक विलयन में घुल जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं अम्लों से क्रिया। देखिए क्षारक अम्लों को उदासीन करके लवण तथा जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। जैसे हमने लिया एक HCl, इसकी रिएक्शन कराया NaOH से, क्या बना NaCl और H2O। NaCl क्या बना, ये लवण बना और बाहर क्या निकला, जल बना। तो अम्ल जब भी क्षार से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे प्यारे बच्चों कि ये था अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग बातें करेंगे लवण की यानी कि साल्ट की। तो प्यारे बच्चों अगर हम लवण की बातें करें या साल्ट की बातें करें तो अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया से लवण तथा जल का निर्माण होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया से लवण तथा जल का निर्माण होता है। अगर हम प्यारे बच्चों बात करें लवण के प्रकार की, तो एक होता है सामान्य लवण। ऐसे लवण जिसमें H+ तथा OH- आयन नहीं होते हैं उसे सामान्य लवण कहते हैं। उदाहरण में जैसे हो गया NaCl। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर हम बातें करें अगले लवण की, तो अगला लवण हमारे यहाँ होता है द्विक लवण। क्या होता है प्यारे बच्चों, द्विक लवण होता है। क्या होता है, द्विक लवण होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए समझते हैं द्विक लवण क्या होता है। कि जब दो साधारण लवण को मिला देते हैं तो द्विक लवण का निर्माण होता है। ठीक है, जब हम दो साधारण लवण को आपस में मिला देंगे तो द्विक लवण होगा। जैसे आप लोग प्यारे बच्चों फिटकरी देखे होंगे, फिटकरी का फार्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 थ्राइजा 24H2O। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये क्या होंगे, ये द्विक लवण कहलाता है। ठीक है, बात करते हैं जटिल लवण। ये लवण जल में बहुत ही कम घुलनशील होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इनकी संरचना बहुत ही जटिल होती है। इनमें बड़े बड़े ब्रैकेट का प्रयोग होता है। इनमें क्या होता है, इनमें बड़े ब्रैकेट का प्रयोग होता है। चलिए देखते हैं किस तरीके से ब्रैकेट का प्रयोग होता है। ये जैसे हमारे यहाँ एक एग्जाम्पल है, हमने यहाँ लिया है AgNaCN2। ये क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। जैसे आप हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनाइड फेरेट। ठीक है, ये भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है यानी कि कॉम्प्लेक्स साल्ट है या जटिल लवण है। क्या है, ये जटिल लवण है। तो प्यारे बच्चों आप लोग लवण समझ गए। लवण 3 टाइप के होंगे। एक क्या होगा, एक होगा सामान्य लवण जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, और दूसरा क्या है द्विक लवण जिसको हम लोग डबल साल्ट बोलेंगे। तीसरा क्या है, जटिल लवण जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स साल्ट बोलेंगे। ठीक है फिर बच्चों, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं विरंजक चूर्ण जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ठीक है, देखिए यह एक मिश्रित लवण है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है प्यारे बच्चों, विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। अगर हम बातें करें इसके बनाने की विधि की, तो कैसे बनाते हैं इसको जरा सा देखते हैं। देखिए शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। हमने यहाँ पे लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग बोलते हैं शुष्क बुझा चूना। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें हमने Cl2 क्लोरीन गैस प्रवाहित किया तो क्या बन गया, CaOCl2। प्यारे बच्चों क्या बन गया, CaOCl2, और बाहर क्या निकला प्यारे बच्चों, H2O यानी कि जल निकल जाता है। तो बहुत ही आसान होता है इसको बनाने की विधि। बात करते हैं प्यारे बच्चों इसके हम लोग गुण की। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण के गुण जरा सा समझते हैं। अगर हम इसके गुण की बातें करें प्यारे बच्चों, ठीक है, यदि हम इसके गुण की बातें करें
तो यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। इसमें क्लोरीन जैसी गंध आती है। क्या आती है प्यारे बच्चों? क्लोरीन जैसी गंध आती है। जल में घोलने पर यह दुधिया विलयन तथा क्लोरीन गैस देता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जल में घोलने पर यह दुधिया विलयन तथा क्लोरीन गैस देता है। अगर हम बातें करें प्यारे बच्चों इसके उपयोग की, तो वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में, दूसरा होता है कागज उद्योग में विरंजक के रूप में, और तीसरा उपयोग है जल को शुद्ध करने में, चौथा है रोगनाशक के रूप में। ठीक है, रोगाणुनाशक जो होते हैं उसके इस्तेमाल में। तो ये था प्यारे बच्चों हमारे यहाँ विरंजक चूर्ण। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहिए। आज अम्ल और क्षार और लवण आप लोग को एकदम पूरे बेहतर तरीके से सिखा देंगे। ठीक है फिर बच्चों, आज के बाद आप लोग को अम्ल, क्षार तथा लवण में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है। अब हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाले सोडा को, जिसका फॉर्मूला क्या होता है NaHCO3। देखिए इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या है प्यारे बच्चों? सोडियम बाइकार्बोनेट है। देखिए इसके बनाने की विधि क्या होती है। सोडियम कार्बोनेट की विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। हमने यहाँ पे लिया सोडियम कार्बोनेट, इसमें मिलाया H2O और क्या मिलाया CO2, तो क्या बन जाता है 2NaCHO3, मतलब कि खाने वाला सोडा बन जाता है। क्या बन जाता है प्यारे बच्चों? खाने वाला सोडा बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग खाने वाला सोडा बना सकते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है प्यारे बच्चों, देखते हैं थोड़ा सा। पहले इसके गुड़ के बारे में अगर बात करें तो यह सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। यह जल में अल्प विलेय होता है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर हम बातें करें इसका उपयोग क्या होता है, तो सोडा वाटर के बनाने में, दूसरा होता है केक बनाने में। तो ये था प्यारे बच्चों हमारे यहाँ खाने वाला सोडा, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं। अब हम लोग बातें करेंगे प्यारे बच्चों धावन सोडा की, जिसका फार्मूला होता है Na2CO3 10H2O। क्या होता है प्यारे बच्चों? Na2CO3 10H2O। तो देखिए इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसे कपड़े धोने वाला सोडा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? कपड़े धोने वाला सोडा भी कहते हैं। यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय चूर्ण है जो जल में घोलने पर ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यह सफ़ेद रंग का क्या है? क्रिस्टलीय चूर्ण है जो जल में घोलने पर ऊष्मा उत्पन्न करता है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसका जलीय विलयन क्या होता है प्यारे बच्चों? क्षारीय होता है। बात करते हैं प्यारे बच्चों बनाने की विधि कि इसको हम लोग बनाते कैसे हैं। ठीक है, देखिए बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इसे पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर धावन सोडा का निर्माण होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे हमने क्या लिया, यहाँ पे लिया हमने बेकिंग सोडा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, उसको गर्म किया तो क्या बना? सोडियम बाइकार्बोनेट बना। ठीक है, और इसमें क्या मिलाया हमने? पानी मिलाया। क्या मिलाया? पानी मिलाया, और क्या निकलेगा? CO2 गैस निकलेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट है और इसमें हम लोग क्या मिलाते हैं? पानी मिला करके क्या करते हैं? इसका क्रिस्टलीकरण करते हैं। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों क्या बनता है, हमारे यहाँ धावन सोडा प्राप्त हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग बातें करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फार्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O। इसको हम लोग POP भी कहते हैं। तो देखिए POP को, जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाते हैं। ठीक है, मतलब POP को कब बनाते, कैसे बनाते हैं, तो जिप्सम को गर्म करने पर। देखिए जिप्सम क्या होता है फिर बच्चों? CaSO4 + 2H2O। ये होता है फार्मूला जिप्सम का। और जब हम जिप्सम को क्या करेंगे प्यारे बच्चों? गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करेंगे, तो क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 हाफ H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हाफ H2O बन जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका उपयोग क्या होता है, अगर हम बातें करें प्यारे बच्चों इसके उपयोग की, तो उपयोग क्या होता है कि देखिए टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में, दूसरा भवन निर्माण में, तीसरा दंत चिकित्सा में, और चौथा मूर्तियां तथा सजावटी सामानों में इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग बातें करते हैं प्यारे बच्चों साधारण नमक की, जिसका फॉर्मूला होता है NaCl। रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है प्यारे बच्चों, बात करते हैं बनाने की विधि। तो प्रयोगशाला में HCl एवं NaOH के साथ
क्रिया द्वारा बनाया जाता है। जैसे NaOH और HCl का रिएक्शन कराया तो NaCl और H2O बन जाता है। एक तो विधि ये है। दूसरा विधि है प्यारे बच्चों समुद्री जल से। देखिए समुद्री जल को खुले खेतों में सूर्य के प्रकाश में वाष्पन के लिए छोड़ दिया जाता है, जहां जल वाष्पित होकर उड़ जाता है तथा अशुद्ध ठोस NaCl रह जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, समुद्री जल द्वारा भी हम लोग बना सकते हैं। NaCl के गुण तथा उपयोग क्या है? यह सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है, यह भोजन का अवयव होता है तथा हमारे शरीर के लिए क्या है प्यारे बच्चों? आवश्यक है। साबुन बनाने में NaCl का उपयोग होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? साबुन बनाने में NaCl का उपयोग होता है। मांस, मछली, अचार आदि के परिरक्षण के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, किसके लिए? मांस, मछली, अचार आदि के परिरक्षण के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो आई होप प्यारे बच्चों आप लोग को अम्ल, क्षार तथा लवण एकदम अच्छी तरीके से बेहतर समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो बच्चों को शेयर करिएगा, जिससे उन लोग का भी फायदा हो सके, क्योंकि आप लोग का बोर्ड का एग्ज़ाम भी नज़दीक है। तो वीडियो को एक बार देखने के बाद आप लोग बोर्ड के एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन आसानी तरीके से करके चले आएंगे। तो धन्यवाद।